अस्सलाम वालेकुम अम्मा। गर्मी से बेहाल चादर से पसीना पोंछती नमल बरामदे में बिछी अम्मा की तख्त पर आ बैठी। सिद्रा खातून ने मटर छीलते हुए अपनी बेटी की थकी हुई सूरत कदरे अफसोस से देखी। वालेकुम सलाम बेटा, आ गई तुम? अच्छा आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, कहकर उन्होंने मटर के दानों से भरी टोकरी और छिलकों की थैली उठाकर किचन की राह ली तो नमल ने कदरे हैरानी से इनकी पुश्त को देखा। आज तो उन्होंने ना इससे कॉलेज में गुजरे दिन रास्तों और टीचर्स के बारे में पूछा था और ना ही आने जाने की खैरियत दरियाफ्त की, वगरना तो इसके आते ही सबसे पहले अम्मा यही बातें पूछती, मगर आज तो बस खाली सलाम का जवाब दिया और पानी लेने चली गई। ये ले आप ही पानी। अम्मा के बजाय किचन से ठंडा पानी लेकर गिलास लिए छुटकी बरामद हुई, जो इसके आने से पहले स्कूल से आ जाया करती थी। अम्मा कहाँ है? गिलास लबों से लगाते हुए इसने बस यूं ही पूछा, वगरना इन्हें किचन में जाता तो वो देख चुकी थी। किचन स्टूल पर बैठी ठंडी आहें भर रही हैं। छुटकी की बात पर इसे अच्छो लग गया था। क्या मतलब? क्या फजूल बोल रही हो? इसने आंखें निकाली। छुटकी ने जल्दी से गर्दन पर हाथ रख कर सच्ची बोला तो इसने एक तेज नज़र इस पर डालने के बाद नासमझी से किचन की तरफ देखा। छुटकी धप से इसके बराबर में आ बैठी। कसम से आप ही सच बोल रही हूँ, सुबह सुबह बाजी होकर गई हैं यहाँ से। मुझे वलीद ने बताया था, जब ही से अम्मा कभी यहाँ कभी वहाँ बैठी आहें भर रही हैं। इसके कान में तकरीबन घुसकर छुटकी ने सरगोशी की थी, जो इसे लम्हों में सब कुछ समझा गई थी। वो भी खाली गिलास एक तरफ रखती अम्मा की तरह एक ठंडी आह भर कर रह गई। निमरा बाजी इनकी बड़ी बहन थी, जिनकी शादी को अभी बस 4 साल ही हुए थे, मगर इन 4 सालों में उन्होंने बड़े दीदा और नादीदा कम पाले थे कि जब भी आती इनकी परेशानी, छोटे बड़े मसाइल और कई बातें इनके साथ आती, और यहाँ अम्मा के पल्लू से चिमट कर घर के कोनों खुदरों में फैल कर फिजा को कई दिन तक बोझल और सबको बेआराम किए रखती। वलीद, मैं कह रही हूँ मेरा फ़ोन वापस करो, मुझे काम करना है। बिलाशुबा ये इसकी कोई चौथी पुकार थी। जो सोफे पर औंधे पड़े इसके फ़ोन पर गेम खेलने लगे वलीद के कान तक शायद पहुँच ही ना पाई थी। दो तीनों लॉन्ज में पड़ रहे थे, जबकि अम्मा अब्बा और हदीद भैया कमरे में जा चुके थे। निमल ने इस बारी से घूरते हुए छुटकी को आंख मारकर सियासत से काम लिया। ज़रा भैया को तो बुलाकर लाओ, मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना है। अगले लम्हे वलीद सीधा हुआ, एक जस्त में फ़ोन इसकी गोद में फेंक कर अपनी किताबें खंगालने लगा था। लातों के भूत पातों से कहाँ मानते हैं। पेंसिल मुंह में दबाती छुटकी ने लम्हा ना लगाया खुद से 1 साल बड़े भाई को चढ़ाने में, तो फिर कराह कर रह गई, क्योंकि वलीद ने इसकी पौनी टील खूब जोर से खींची। बुला ही लेना चाहिए था मुझे भैया को, इसने मुंह बनाकर कहा, जबकि एक हाथ सर पर भी रखा था। निमल ने दोनों को खामोश कराया, वरना इन दोनों की ऐसी ही हल्की तू में अगले कुछ मिनटों में अच्छी खासी लड़ाई इख्तियार कर जानी थी। थोड़ी देर हुई थी कि दूध के गिलास लिए अम्मा आ गई। हो गया होमवर्क तुम दोनों का? इन दोनों को गिलास देकर वह निमल के पास आ बैठी। इन दोनों ने बैग समेटते हुए इस बात में सर हिलाया तो अम्मा ने दूध कमरे में जाकर पीने की हिदायत करते हुए इन्हें वहाँ से रवाना किया। अब तुम भी बस कर दो, बाकी कल कर लेना। देखो तो कितना सा मुँह निकल आया है तुम्हारा, और ये हल्के देखो जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब के उन्होंने इसे भी रगड़ा और वो मुंह बनाकर इन्हें देखने लगी। ऐसी ही हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप तो ऐसे ही बोल रही हैं जैसे पहली बार देखा हो। किताब बंद करके उसने दूध का गिलास टेबल पर रखा और अम्मा की गोद में सर रखकर पाँव सोफे पर फैलाकर लेट गई। अम्मा धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। तुम्हारे अब्बा के दोस्त के घर वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। अम्मी, वो कराह कर रह गई। अम्मा के इस पर ऐसे प्यार तब आता जब वो इसके लिए किसी न किसी रिश्ते का जिक्र कर पाती थी, जबकि निमल का दूर दूर तक शादी का कोई इरादा नहीं था, कि इसका इरादा ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने का था। वो अलग बात कि अम्मा इसके किसी ऐसे इरादे को कतई खतरे में न लाने वाली ना थी। इन्हें जैसे ही कोई माकूल रिश्ता मिलता वो इसे ब्याह देती। चुप, खबरदार जो एक बिलाफुज बोला तुमने तो। उन्होंने डपटा, क्योंकि इसकी फजूल बहानेबाजियों से बकौल अम्मा वो बखूबी वाकिफ थी। निमरा बड़ी बेटी को भी बुलाया है, अब देखो आती हैं या नहीं। इस बेचारी की भी कई जिम्मेदारियां हैं। एक ठंडी आह भरते हुए अम्मा बताने लगी, 2 साल का आफत बच्चा संभाले या सास ससुर की खिदमत करे, ऊपर से कंवारे देवर की जिम्मेदारी अलग।
घर की बड़ी बहू होने के नाते हर घड़ी बिल्कुल हलकान रहती है मेरी बच्ची। इनके लहजे में दर्द था। निमल को लेटे से उठा दिया था। इस चीज़ से तो इख्तलाफ था इसे कि बाजी खुद तो वो 4 बातें करके दिल ठंडा करके चली जाती हैं, जबकि अम्मा ये सब सोच सोच कर यूं ही दुखी होती रहती हैं। गोया अम्मा इन माओं में कतई ना थी कि बेटी के आंसू देखकर इसके ससुराल वालों को 10 सुनाकर बेटी को इनके खिलाफ पट्टियाँ पढ़ाने लगती, मगर उन्होंने बाजी को कभी इस बात पर टोका भी ना था कि इस तरह के मिसाल तो हर घर और हर शादीशुदा लड़की के साथ होते हैं। उल्टा वो खुद इसकी बातें दिल पर लेकर कलेजा जलाती रहती। अम्मा आप भी हद करते हैं, बजाय इसके कि आप ही को समझाएं कि इस तरह बात बेबात शिकवे करके आपको परेशान ना करें। उल्टा आप इन्हें दुरुस्त कह रही हैं। अम्मा शाकी नज़रों से इसे देखने लगी थी। इसका अंदाज़ा इन्हें कुछ नागवार गुजरा था। वो पहले भी इस तरह की बातें ढके छुपे लफ्ज़ों में अम्मा के गोश्तगवार कर चुके थे। तो क्या मेरी बच्ची झूठ बोलती है? अरे सारी परेशानियां तो इसकी सूरत से हवा होती नज़र आती हैं। उफ़ अम्मी वो झुंझलाई, बाजी झूठ नहीं बोलती, बालगा राय से काम लेती हैं, बात कब तंगड़ बनाती है। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? अम्मा ने तेवरियाँ चढ़ाई और पहलौटी की औलाद होने के नाते बाजी निमरा इन्हें खासी अजीज़ थी। बात कहाँ से कहाँ चली गई थी। मेरा मतलब ये है प्यारी अम्मा कि इस तरह के मिसाल हर घर में होते हैं। जिनका रोना बाजी रोती हैं। वो इनके थोड़ा करीब होकर नरमी से कहने लगी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप ये सब इस तरह नशर करती फिरें। खुद तो परेशान हैं, दूसरों को भी परेशान करें। अब सास बहुएं की हल्की फुल्की बातें और शोहर के रवैये से शाकी होना, बच्चों की छोटी बड़ी परेशानियां, जिम्मेदारियों का बोझ और घर के ना ख़त्म होने वाले काम हैं। और इन चीज़ों से तो कोई भी घर खाली नहीं है, कोई औरत इससे बची नहीं। मगर इस तरह तो नहीं ना जैसे बाजी करती हैं, बढ़ा चढ़ा कर एक ही 10 बयान करके सारा बोझ माँ के कंधों पर धर कर खुद सुख का सांस लो। फिर माँ चाहे इस दुख के बोझ तले घुट घुट कर सांस ले या खुलकर। इनकी बला से वो बोलने पे आई तो बोलती चली गई, जबकि अम्मा मुंह खोले हैरानी से ये नगार शाद सुन रही थी। बाउली हुई है क्या? उन्होंने आंखें निकाली। अब मेरी बेटी मुझसे दिल की बात ना करे तो क्या घुट घुट कर जिए साड़े अपना वही ढाक के 3 पात। इसकी तकरीर का कोई असर ना हुआ था। वो ठंडी सांस भरकर रह गई। अम्मा अगर अपना जी हल्का होने से दूसरों का जी भारी होता है तो क्या फ़ायदा? और सानियत से बोली। अम्मा ने प्यार से इसके सारे पर एक चीत लगाई। अभी तूने कुछ देखा नहीं है ना, जब ही ऐसा बोल रही है। अल्लाह ना करे मगर बाद में तुम भी ऐसा ही करोगी। हर शादीशुदा लड़की अपने दुख सुख माँ से कहती है। अब अगर हम माँओं का थोड़ा सा जी बुरा होने से बेटी को 2 घड़ी का सुकून नसीब होता है तो क्या बुराई है इसमें? भाई ये मेका ही तो शादीशुदा बच्चियों का गोशा आफियत होता है। बस अगर गोशा आफियत ही में थोड़ी देर को कुछ कह सुनकर जी हल्का करके थोड़ा सस्ता लेती है तो हमारा क्या जाता है? हमने तो हर हाल में तुम बच्चों के गम लेने होते हैं। इनके लहजे में ममता की शेरनी थी और इनकी बातें हरफ बरफ दुरुस्त ही तो थीं, मगर क्या ये फेल ठीक था? इनके ज़रा सा जी हल्का करने से अगर इनके गोशा आफियत की फ़िज़ा मुकद्दर होती है तो इनके जी हल्का करने का फ़ायदा क्या हुआ? लड़की तो जी हल्का करके 2 घड़ी सुकून के गुजार का चल देती है, जबकि पीछे गोशा आफियत के मकीन हर घड़ी बोलते ही रहते हैं कि जाने बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। यही शायद निमल का मौक़िफ़ था जो वो अम्मा को समझा नहीं पा रही थी। किस्मत की यावरी थी। आने वालों को निमल ना सिर्फ पसंद आई बल्कि वो लोग जट मंगनी और पट ब्याह पर जोर भी देने लगे थे। अम्मा अब्बा को और क्या चाहिए था? देखे वाले लोग थे। सो मंगनी के झंझट में पड़े बगैर ही 2 माह के बाद तारीख इन्हें दे दी गई। निमल के नाक भौं चढ़ाने के कोई खतर में ना लाया था। और अब सूरत हाल ये थी कि निमल तो फाइनल पेपर की तैयारियों में लगी हुई थी, जबकि अम्मा इसकी शादी की तैयारियां ज़ोरों शोरों से कर रही थी। निमराबाजी भी हर दूसरे दिन आ जाती थी। इन सब की तैयारियों और मसरूफियत के बावजूद अपने दुखड़े रोना कभी ना भूली थी। मैंने अम्मा रोज़ो शब बस यही दुआ करती हूँ कि मेरी बहन का ससुराल मुझ जैसा ना हो, वरना रुल जाएगी मेरी फूलों जैसी बहन। सास शोहर की चंद एक शिकायतों में खुद को हत्तल मकदूर मजलूम साबित करने के बाद इन दिनों बाजी की तान आखिर में बस इसी बात पर ही टूटती, जिस पे अम्मा ज़ेर लब आमीन कहकर इनकी हालत पर एक सर्द फ़िज़ा में बिखेर देती थी, जिसका बोझ इधर उधर किताबें बिखेरे पढ़ाई में अगर निमल की सांस भी भारी कर देती थी। अब कल को
بتاؤں آپ کو اماں، سالن میں مرچیں ذرا سی تیز ہو گئیں تو امی ساس نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر کھانے سے منع کر دیا، مگر جب شام کو علی آئے تو ایک کی 10 لگا کر شکایتیں کی، جس پر وہ صبح تک مجھ سے منہ بنائے ہوئے تھے۔ ارے اگر مرچوں کی شکایت ہی تھی تو آپ تو مجھ سے اسی وقت کہہ دیتی، میں کچھ اور بنا دیتی ان کو، مگر نہیں، بیٹے کے آگے بہو کی پوزیشن خراب کرنے کا